नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। और एमपी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि 11 जनवरी को एमपी सेट की एग्जाम होने वाली है। लगभग 2 माह आपके पास शेष हैं और ये 2 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, क्या आप एमपी सेट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहली बात तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या ये 2 महीने, ये 60-65 दिन उनके लिए इनफ है एमपी सेट परीक्षा को निकालने के लिए। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, या मैं कहूंगा कि अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार इस परीक्षा में बैठेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके अलावा यूजीसी नेट जो दिसंबर में होने वाली है उसमें भी बैठेंगे। तो दोनों का सामंजस्य क्या एक जैसे रहेगा, क्या अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा, या कितना समय देना होगा। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि एमपीपीएससी प्री का भी एग्जाम देना है फरवरी मार्च में, तो प्री का पढ़ें कि इसका पढ़ें। और ओवरऑल बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन ये जो पूर्ण वीडियो है वो 60 दिन में आप एमपी सेट कैसे तैयार करें उस पर है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है ये पूछते हैं, जैसे पिछले एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, आप देख सकते हैं कि सर एमपी सेट 2 महीने में कैसे करें, उसकी रणनीति बनाओ। तो ऐसा नहीं है। आज कल यूट्यूब पर जो चीज मैं देखता हूं कि भाई बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आकर के, कई ऐसे एजुकेटर, टीचर्स, नए लड़के भी ये चीजें बताते हैं कि भाई 15 दिन में ये एग्जाम कैसे निकाले, 30 दिन में एग्जाम कैसे निकाले, 50 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, व्यूज पाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो वो यहाँ उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो इन सब चीजों से मुक्त है। मसला ये है कि हम 60 दिन में व्यवहारिक बात करें कि 60 दिन में हम एग्जाम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब निकालने के लिए क्या प्रश्न उठता है, तो निकालने के लिए प्रश्न उठता है कि पाठ्यक्रम, सिलेबस, उस सिलेबस को हम अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने कम अवधि में क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो डेली 60 दिन में हमें कितने घंटे देने होंगे, उतने घंटे हम दे पाएंगे। हमारी क्षमता कितनी है उतना अभ्यास हम कर पाएंगे। रेगुलर हम सही मार्गदर्शन ले पाएंगे, सही सोर्सेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जी हाँ, अगर आप सही सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, सही मार्गदर्शन लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं और गलत डायरेक्शन में ना जाकर, हमें पता है कि हमें इस रास्ते में जाना, भटकाव नहीं होगा, तो आप इस लिमिटेड टाइम में भी आप चयन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप एमपी सेट निकाल लेंगे। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनका कुछ दिन पहले कॉल भी हुआ, इंटरव्यू कॉल है उनका, असिस्टेंट प्रोफेसर, पिछला एमपी सेट उनका निकला और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल आ गया। पहले भी एमपीपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं। तो सतत प्रयास से, वो कहावत है ना कि भाई करत करत अभ्यास जड़मती हो, तो चंदो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है। अब ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इसको तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले आप परीक्षा के पैटर्न को समझ लीजिए। जो बिगिनर हैं, मैं बेसिक से बात बता रहा हूं कि आपको एग्जाम के पैटर्न को पता नहीं है तो यहां पर क्लियर रखें। क्लियर क्या रखें, क्लियर में यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है और पेपर 2 जिस विषय से आप नेट या सेट दे रहे हैं उसकी बात, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, मैंने इकोनॉमिक्स से दिया था, तो ये सब चीजें जो है आप बता सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, तो 50 इंटू 2 बराबर कितने हो गए बेटे, 100 क्वेश्चन। नंबर 2 स्पेशल, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो उसके भी 100 प्रश्न होंगे, 100 इंटू 2 200, और ये टोटल हो गया आपका 300 घंटे का। क्या हो गया, 300 घंटे का आपका 300 घंटे बोल रहा हूं, 300 नंबर का पेपर हो गया। और ये 3 घंटे में आपको करना होगा। 3 घंटे में आप इसको सॉल्व करिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स आप तुक्का लगा सकते हैं। अब कैसे करना है, तो एक चीज, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। हालांकि मैंने उसमें यूजीसी नेट पेपर 1 की डिटेल व्याख्या की, यहाँ सेट की भी व्याख्या करूंगा। तो पहला जो पेपर है वो कॉमन पेपर सभी के लिए स्कोरिंग है। कैसा है, स्कोरिंग है। मतलब उस पेपर में मैं आपको कहूं कि भाई अगर आप ये मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन सही कर जाएं तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है 35, 36, 37, 38, बहुत सारे लोग 40 प्रश्न तक, मतलब 70 से 80 नंबर तक आप ला सकते हैं। मतलब आपका आधा गेम तो क्या कर देगा आपका पहला पेपर।
लेकिन इतना आसान भी नहीं है, और स्कोरिंग है तो आपको चीजें समझनी होगी। तो उसमें जो 10 यूनिट हैं जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब से जुड़ी हुई, कंप्रिहेंशन से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, फिर मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, एनवायरनमेंट, एजुकेशन पॉलिसीज, ये बहुत सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत आती है। उसको कैसे क्रैक करें उसकी बात मैं करने वाला हूं। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जा रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड कि आपके पास, इस टीचिंग एप्टीट्यूड को हम क्या कहेंगे हिंदी में बेटे? इसको हम कहेंगे शिक्षण अभिवृत्ति। क्या कहेंगे? शिक्षण अभिवृत्ति। ये जो शिक्षण अभिवृत्ति है, इस शिक्षण अभिवृत्ति की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे प्रश्न कैसे बनेंगे? अब एक्सपेक्टेड है कि आप सबसे पहले क्या एग्जाम देने वाले हो, इससे आप एलिजिबल होगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। प्रोफेसर जब बनोगे तो वहां जाकर क्या करोगे? टीचिंग कार्य या शोध कार्य करोगे, रिसर्च करोगे। तो जब आप पढ़ाओगे तो जिन बच्चों को पढ़ाओगे तो उसके लिए आपके पास टीचिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और एक्सपेक्टेड प्रश्न उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। कैसे? तो टीचिंग का कंसेप्ट कि भाई टीचिंग का कुल मतलब क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है। तो टीचिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई लर्न कराने की कला को हम टीचिंग कहते हैं। मैं मेरे सरल शब्दों में अगर मेरी परिभाषा की यहां पर बात करूं कि सीखने की जो कला है या सिखाने की जो कला है, जिसको और यहां पर मैं सरल करके लिख देता हूं, सिखाने की कला को, सिखाने की कला को शिक्षण कहते हैं। टीचिंग बोल लो इंग्लिश में, शिक्षण कहते हैं। कह सकते हैं सिखाने की कला को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो हम इस चीज को जरूर ध्यान दें। टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से क्रैक करें कि यहां जब भी प्रश्न आपको पूछा जाए, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, उनको आप ये सोच के सॉल्व करें कि आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, और शिक्षक के नाते आप उसको एज्यूम करें कि आई एम ए गुड टीचर और मैं फिर उसको क्रैक करूंगा। इसके उद्देश्य क्या है? टीचिंग के लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक जो उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है शिक्षण के लिए, वो क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई जो बच्चा सीख रहा है, जैसे जब मैं ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ा रहा हूं या आप ऑनलाइन मुझसे इंटरेक्ट हो रहे, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे सिर्फ क्या सुनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या नहीं सुनना चाहते, और बहुत सारी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या उपयोगी है। 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। एक बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से, और टीचर को पता है कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो सारी चीजों के सामंजस्य को बिठाना, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक में यहां पर हम बात करते हैं कि उनकी विशेषताएं, और जो बड़े लर्नर्स होते हैं सामाजिक रूप से वो कैसा सोच रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका कैसा है, पॉलिटिकल थॉट उसका कैसा है। अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई ब्राह्मणवादी व्यक्ति है जो अंबेडकर को लाइक नहीं करता, कोई अंबेडकरिस्ट है जो ब्राह्मण्स को लाइक नहीं करता। अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, और उनको कंटेक्ट दोनों पढ़ाना। तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, हालांकि इतना डेप्थ में जाके आपको समझने की जरूरत नहीं, आप एक सिचुएशन बेस्ड, क्योंकि अभिवृत्ति की बात है, आप ये समझिए कि शिक्षण का कार्य हो रहा है। यहां पर कथन और कारण भी पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भाई केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है, इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस क्या। फिर आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, ईटीसी कि भाई यहां पर आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। क्या क्या से मतलब है यहां पर कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है। टीचिंग की विधियों की बात की जा रही है। फर्स्ट यूनिट में जो आपसे क्वेश्चन आएंगे कि टीचिंग की कौन कौन सी विधियां हैं, टीचर सेंट्रेड, लर्नर सेंट्रेड, ऑफलाइन, ऑनलाइन, अलग अलग। जैसे एक विधि हो गई कि भाई जो शिक्षक केंद्रित है, मैं अपने आप को सेंट्रलाइज्ड करके बता रहा हूं। एक जो विद्यार्थी ओरिएंटेड है कि हाँ उसके हिसाब से चलेगा सिस्टम, एक दोनों के हिसाब से हो सकता। एक मेथड हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, एक जो आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, एक ऑफलाइन की मेथड है। दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि स्वयं
या स्वयं प्रभा, MMOCS जो ETC, ये इस तरीके के। फिर हमारा जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, देखो एक प्रणाली होती है हमारी प्राचीन, हमको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। पहले हम बोर्ड में पढ़ते थे, चाक वाला सिस्टम था, उससे चीजों को पढ़ते थे। अब स्मार्ट बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो कई चीजें जो हैं उसके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। टीचिंग सपोर्ट ट्रेडिशनल क्या रहेगा, मॉडर्न क्या रहेगा, ICT बेस्ड, ऐसी अभिवृत्ति से जुड़े हुए। अब ये तो थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, इन्हीं अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो इवोल्यूशन सिस्टम, ये पहली यूनिट है, इनको आप कैसे क्रैक करोगे? तो इसको क्रैक करने के लिए आपको 3-4 चीजें करनी है। पहली यूनिट से जुड़े हुए क्या देखो, सबसे पहले PYQs देखो कि भाई PYQs जो है पिछले साल विगत वर्ष जो है इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न आपको पूछे गए, एक नंबर 1। फिर मैं नंबर 2 की अगर बात करूं तो इन प्रश्नों का स्तर क्या था, इन प्रश्नों को किस स्तर पर पूछा गया है आपसे। उन स्तरों की बाद अगर मैं बात करूं तो स्तर के बाद हम तीसरी चीज पर जाते हैं। तो तीसरी चीज क्या है कि इनमें कैसे कई ऐसे प्रश्न हैं जो आप सामान्य समझ से हल कर लोगे। किससे हल कर लोगे? सामान्य समझ से हल कर लोगे। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप क्या करोगे कि भाई सामान्य समझ से हल नहीं कर पाओगे और लगेगा कि नहीं यार ये इसका उत्तर, आपको लगता है कि ए होना चाहिए और पर आपको फिर भी लग रहा है कि इसका उत्तर बी दे दिया। तो कंफ्यूजन जो है हमको किस तरीके से हो रहा है। फिर बहुत सारे, जैसे अभी हमने बात की कि भाई 2-3 चीजों पर केंद्रित, एक हमने यहाँ पर बात की शिक्षक केंद्रित और एक हमने बात की विद्यार्थी केंद्रित। ये जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं इनकी अप्रोचेस कैसे आप करोगे? तो जो शिक्षक केंद्रित है तो अपने आप को हम टीचर मान के उसको डील करेंगे, और जो स्टूडेंट केंद्रित है तो उसको हम स्टूडेंट मान के डील करेंगे। फिर हमने अन्य अभिवृत्तियों में जैसे बात की, तो अन्य अभिवृत्तियों में हम क्या बात कर लेंगे? अन्य विवृत्तियों में हमको दूसरी जो चीजें देखनी है कि भाई जिसमें हमारी किस किस तरीके के सोर्सेस हैं, क्या क्या तरीके के सोर्सेस है, तो उनका स्तर भी आपको प्रीवियस ईयर से पता चल रहा है, समझ से पता चल रहा है। अभी मैं आखिरी में बुक भी बताऊंगा कि आप थ्योरी किससे पढ़ लेंगे और MCQs किससे पढ़ लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे हम रिसर्च की बात करेंगे। रिसर्च जो है, रिसर्च एप्टीट्यूड की, भाई रिसर्च मतलब शोध कार्य। पहले यहां पर हम रिसर्च को देख लेते हैं। रिसर्च मतलब शोध कार्य। अब शोध कार्य की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो हम किसी भी विषय पर सबसे पहले अगर शोध करते हैं तो शोध मतलब क्या? मान लेते हैं मैंने इतिहास का एक टॉपिक उठाया, सांची का स्तूप। सांची के स्तूप पर अगर कोई विषय है, सांची के स्तूप जो है, तो उस पे क्या होगा? आप उस पे 2-3 तरीके से क्या होगी? रिसर्च होगी। रिसर्च कैसी होगी? तो रिसर्च 2 तरीके से हो सकती है। वो रिसर्च ऐतिहासिक पहलुओं पर होगी। ऐतिहासिक, एक इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी होंगे और ऐतिहासिक साक्ष्य की भी हमने बात की, पुरातात्विक। फिर एक पहलू हमने देखा कि भाई यहाँ सांस्कृतिक बिंदु क्या है, ठीक है, या स्थानीय पहल क्या है, इससे जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट है क्या? जो रिपोर्ट कुछ अगर मान लो कहती है कि भाई हाँ ये कोई रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है हमें ये जानकारी देती है, जैसे मान लो यूनेस्को धरोहर की हमने बात की, तो ये सारे एस्पेक्ट तो हमने शोध कार्य में देखे। लेकिन ये शोध होगा कैसे और इससे प्रश्न कैसे होंगे? रिसर्च एप्टीट्यूड अभिवृत्ति की जब मैं बात करता हूं तो वहां आपको चीजों को समझना चाहिए। वो कैसे समझोगे आप देखिए कि रिसर्च का कुल अर्थ क्या है। रिसर्च, 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 खोजना, कुल नाम में क्या आ रहा है? खोजना। उसके टाइप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके सकारात्मक पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च क्या है। फिर रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास विधियां क्या क्या दी गई है, उन विधियों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपेरिमेंटल, कि भाई हाँ मैं एक्सपेरिमेंटल करूंगा। एक अनुभववाद हो गया, वही दर्शन की भाषा में जिसको मैं अनुभववाद कह लूंगा, बुद्धिवाद कह लूंगा, अनुभववाद कह लूंगा,
बुद्धिवाद कह लूंगा, प्रयोगवाद जैसे शब्द मैं यूज कर सकता हूं, प्रयोगवाद जैसे शब्द मैं यूज कर सकता हूं, ये मैं कह लूंगा। डिस्क्रिप्टिव, क्या वो व्याख्या की तरह। हिस्टोरिकल, जैसा भी मैंने आपको सांची स्तूप के एग्जांपल में बताया। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इनके कंपेटिवली मेथड्स को पूछा जाता है। इससे जुड़े हुए इसी प्रकार कंसेप्ट को समझाकर आपको एमसीक्यूज बना दिए जाएंगे। जैसे यहाँ हमने शोध कार्य में देखा हुआ है, आप देख सकते हैं सांची, और इसकी हमने बात की। आगे स्टेप और रिसर्च, तो थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट, स्टाइल, रिफ्लेक्टिंग, एप्लीकेशन इन आईसीटी इन रिसर्च, किस तरीके से रिसर्च के क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए, किस किस तरीके की चीजें उसमें होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे मान लो कि एमपीपीएससी का फॉर्मेट क्या है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुनवाई, फिर अंतिम रिजल्ट। तो हमारे यहाँ इसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के चरण पूछे जा सकते हैं। तो इससे उसी तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन वहां से, 5 क्वेश्चन इस यूनिट से। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, ये बोनस टाइप दोनों यूनिट ऐसी है जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। देखो, अब जब गद्यांश की मैं बात कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव, पहले इंग्लिश में सुन लो, पढ़ लो। ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इज गिवन, क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। ठीक, अब इसको समझो। इसमें क्या हुआ, इसमें आपको एक गद्यांश दे दिया, मान लेते हैं गद्यांश में आपको दे दिया कि भाई कोई कहानी दे दी। कहानी में हमने दे दिया कि बचपन में हमने पढ़ी थी हामिद के चिमटे की कहानी, ईदगाह वाली। ठीक है, तो आपको एक कहानी का क्या दे दिया, शीर्षक दे दिया ईदगाह। अब उससे बना रहा है प्रश्न। तो गद्यांश में अगर आपको प्रश्न बढ़ाना है तो आपकी पहली बात तो पढ़ने की जो क्षमता है, रीडिंग स्किल्स जिसको मैं कहूंगा, कलर चेंज करते हैं, यहां से इस पे लिखते हैं रीडिंग स्किल्स बहुत फास्ट होना चाहिए। इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरा, इसमें आप जिस चीज को फाइंड करने की कोशिश करें वो है कीवर्ड्स। जैसे हामिद वाली कहानी का मैंने एग्जांपल लिया, तो वहां हामिद एक कैरेक्टर है, उसकी माँ एक कैरेक्टर है, चिमटा वहां पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ईद वहां पर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई ऐसी चीजें आप जो है वहां पर ले सकते हैं। कीवर्ड्स फाइंड करें कि उस गद्यांश का जो कुल कीवर्ड है वो क्या है। संपादकीय जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो उसमें भी कीवर्ड्स, उन्हीं कीवर्ड्स पर आपको क्वेश्चनिंग की जाती है और एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। और ये होता है, 1-2 क्रैक कर लिए तो कई बार पूरे बन जाते हैं। हरी बात समझ में। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। देखो, कम्युनिकेशन जो है लर्निंग का या सीखने का बोलूं या सिखाने का बोलूं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर मैं आपको इतनी देर क्लास में रोक पाया, या जो विद्यार्थी मेरी क्लास सुनते सुनते यहां तक आ गए, वो इसीलिए क्योंकि मैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मेरी भाषा को समझ रहे। मैं अगर यहाँ इंग्लिश बोलूं, उर्दू बोलूं, स्पेनिश बोलूं, अलग अलग भाषा बोलूं तो नहीं समझ पाओगे, कोई देखेगा क्या। कम्युनिकेशन में भाषा हो, व्यवहार हो, इशारे हो सकते हैं, लिखित, वो संप्रेषण के अलग अलग माध्यम आप पढ़ोगे उसमें विधियां, भाई मौखिक है, लिखित है, शारीरिक है, अलग अलग संप्रेषण होते हैं। संप्रेषण क्या महत्व क्या है टीचिंग में, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे इस तरीके के कम्युनिकेशन, ये भी बोनस यूनिट है, बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे कि आप सर इसका वीडियो बना दो, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपको वीडियो दे दूंगा। कम्युनिकेशन मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रभाव, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्या होते हैं, कंपैरिजन, ये सब चीज यहां पर आपको पढ़नी है बेटे। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आ गए 4th के बाद 5th यूनिट पे। तो 5वीं जो यूनिट है वो आपकी गणित और 6वीं यूनिट रीजनिंग से जुड़ी है। अब टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज क्या होती है, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस से जुड़े क्वेश्चन, फिर आपके रेशियो वाले, परसेंटेज वाले, लाभ हानि, प्रतिशत, डिस्काउंटिंग, एवरेज, ये जो सामान्य मैथ्स होता है 6वीं से 10वीं तक आप पढ़ते हो, उससे जुड़ी हुई गणित जो है आपको अपेक्षित
की गई है। एक, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। तो 5, 6 और 7 ये 3 यूनिट ऐसी है, ये भी ऐसी जिसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग की आपने बेसिक प्रीवियस ईयर लगा ली, उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट समझ लिए, वही टॉपिक्स जैसे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट फॉर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरियल प्रीपोजिशन, मूड एंड फिगर, ये कई ऐसे जो एक एक पॉइंट दिए, इनके थोड़े थोड़े कंसेप्ट होते हैं, उनको आप समझो, प्रैक्टिस करो, उनसे जुड़े हुए 50-50, 100-100 क्वेश्चन लगाओ, आपका काम बन जाएगा यहां पर भी। फिर हम आते हैं डीआई पे। डीआई से भी क्वेश्चन हर साल आते हैं, 5 एक क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, अब ग्राफ दे दिए जाते हैं, औसत निकालने को दे दिया जाता है ना, सोर्स, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, बार चार्ट, ये सब पाई डायग्राम्स, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो ये वो पॉइंट है जो किससे जुड़ता है, मैंने आपको बताया कि यहां पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है ये जुड़ेगा करेंट अफेयर्स से। किससे जुड़ेगा बेटे, करेंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में आपको जैसे कि यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पूछा जाता है, ईमेल का आविष्कार किसने किया, ये गूगल का कौन है, इसका कौन है, उसका कौन है, इसके सीईओ कौन है, अभी एआई चल रहा है उससे कोई पूछ लिया जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। तो इसको चर्चित करंट से जोड़ के आप पढ़ें, फैक्चुअल ज्यादा है। इसको मैं कहूं तो करंट अफेयर भी क्या होता है, फैक्चुअल होता है, कंसेप्चुअल कम होता है। तो इसको फैक्चुअल के तरीके से आप डील करें। आगे हम बढ़ते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आपकी 9वीं यूनिट है। तो लोगों का विकास, समग्र विकास और पर्यावरणीय विकास, एक कलेक्टिव अप्रोच जिसमें आपको मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो मानव विकास से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए, वो चीजें पूछी जाती। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगी। G20 की बात हो सकती है, ब्रिक्स के अंदर कोई चीज अगर हम कर रहे हैं उसकी बात हो सकती है, मिट्टी की, नॉइज पॉल्यूशन, जैसे अभी एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा चर्चे में है दिल्ली में, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, मोस्टली एनवायरनमेंट, ये सब इस पे पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक है, सामान्य है, आप इजीली, जो खास तौर से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्रैक कर लेंगे। अब आता हूं 10वें पे, हायर एजुकेशन। तो भारत का उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो रिसर्च है, आजादी के बाद जो चीजें हुई है, इन सब चीजों को टीचिंग लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को आप कवर अप करें। अब देखो, आपने इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ पहली यूनिट, जिसके क्या 50 प्रश्न आने हैं, उसके पाठ्यक्रम को, उसके सिलेबस को मुझसे सुना। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इतना सारा है, 60 दिन में कैसे होगा। आप कुछ मत करो, दिन के 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर आप निकाल ले रहे हो तो मैं समझता हूं आप कर जाओगे। क्यों कर जाओगे? क्योंकि इसमें पहली और दूसरी यूनिट बहुत हद तक समानांतर चीजें। उसमें कंसेप्ट ये समझना कि आप शिक्षक हो और शिक्षण करने के लिए, या आप स्टूडेंट के नाते भी सोचो कि आप एक अच्छे टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद किताबी लैंग्वेज उसकी पढ़ लो, उसकी परिभाषाएं पढ़ लो और उससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। फिर हम तीसरी और चौथी यूनिट की बात करते हैं, तो जिसमें हमने गद्यांश और कम्युनिकेशन की बात की, कॉम्प्रिहेंसिव और कम्युनिकेशन। तो गद्यांश में मैंने आपको क्या चीज बताई बेटे, कि आप कैसे कीवर्ड पकड़ो, आप स्पीड में उस चीज को कितना फास्ट पढ़ सकते हो, उसकी यहां पर बात की जा रही है, और कीवर्ड्स आप पकड़ सकते हो। कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है कि हमारा कम्युनिकेशन लोगों से कैसा है, वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, उसके टाइप्स क्या है, टीचिंग में उसको कैसे एप्लीकेबल करोगे। और वही चीज सेम जो ऊपर की 2 यूनिट में बताया, प्रीवियस ईयर यहां भी लगाना है, उसके बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है। फिर अगली 3 जो यूनिट है, 5वीं, 6वीं और 7वीं, ये यूनिट गणित और आपकी रीजनिंग से जुड़ी हुई है। तो गणित और रीजनिंग की कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेसिक लेवल पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गणित नहीं पूछी जा रही, और पूछे गए 1-2 क्वेश्चन तो उनको छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, उसका तुक्का लगा लेंगे, उस पर एनर्जी लगाएंगे तो बाकी चीजें छूटेगी, तो उसको छोड़ दो।
बाकी बेसिक लाभ हानि प्रतिशत, आपके जो पानी की टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं और भी इस तरीके के प्रश्न हैं जो नंबर सीरीज की मैंने बात की, रीजनिंग में, मैथ्स में, और सामान्य जो आपके डीआई के क्वेश्चंस हैं, ये तीनों यूनिट जो है आपको करीब करीब 15 से 18 नंबर, 15 नंबर तो मान लो, 14-15 नंबर कहीं नहीं गए देगी। फिर हम आते हैं कहाँ, आखिरी दो यूनिट पे। आखिरी दो यूनिट पे वही मैंने बताया कि गवर्नमेंट प्लानिंग, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं पढ़ लो, हमारी जो समस्याएं पढ़ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ लो, पर्यावरणीय विकास में क्या चीज है, हेल्थ में क्या चीज है, शिक्षा में क्या चीजें हो रही है, 10वें यूनिट में हमने उसकी बात करनी है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखोगे सामान्य तौर पर तो कोई बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है। अब इसके लिए आप दो किताबें, मैं थ्योरी पे आपको बताऊं तो आप किताबों के केस में एक केवीएस मदान को ले लो, अगर आप कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, बहुत ही प्रचलित अच्छी किताब है। और ट्रूमेंस की किताब आप ले सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, आप चाहो तो अरिहंत, और नहीं तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, प्रीवियस ईयर की किताब आती है, इसको आप कर लो, जिसमें व्याख्या अच्छी दी गई है सभी राज्यों के यूजी सेट के, नेट के पेपर पोस्टली दिए हुए हैं आपको। तो ये प्रीवियस ईयर आप लगाओ, इन किताबों से कंसेप्ट पढ़ो, आपका हो गया फर्स्ट पेपर तैयार। अब आ जाते हैं दूसरे पेपर पर। तो वो विद्यार्थी 2-3 घंटे दिए मैंने आपको मैक्सिमम, यहाँ कितने घंटे दिए, 3 घंटे। अब आप जो है पूछ रहे होंगे सब्जेक्ट्स, तो ये काफी सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ देख लो। सब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या बात कर ली, हिंदी, ठीक है, और हिंदी के अलावा जो आपके इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक, कई सारी जो भाषाएं साहित्य से जुड़ी हुई, दूसरे जो कंसेप्ट्स आप सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए, कुछ 31 सब्जेक्ट्स हैं। फिर कल भी शायद कुछ सब्जेक्ट्स को और ऐड किया है, मेरे ख्याल से 34 हो जाने चाहिए, या 32-34 ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट कोड देख लें, उसके हिसाब से फॉर्म भर दें। 11 जनवरी को आपकी एग्जाम होगी। बचा जो 4 से 5 घंटा है वो आप अपने विषय को दें। एटलीस्ट आप 7 से 8 घंटे निकालें, 6 घंटे भी निकाल रहे हैं तो अच्छा है, 2-3 घंटे इधर दें, 3-4 घंटे उधर दें, अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसको। उस पे क्या मेथड करें तो उसका मैं सब्जेक्ट के वाइज ही बता सकता हूँ। जैसे मैं आपकी किन सब्जेक्ट में मदद कर सकता हूँ, तो मैं आपकी इकोनॉमिक्स में मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस में मदद कर सकता हूँ, फिलोसॉफी में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और बहुत हद तक हिस्ट्री में मदद कर सकता हूँ। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। पढ़ाने की अगर मैं बात करूँ तो मैं दर्शन, और लगभग पढ़ाना तो ठीक है सभी का, इकोनॉमिक्स में चूंकि मेरा यूजीसी नेट है तो मैं इकोनॉमिक्स, और पढ़ाने में मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफी में वो कर सकता हूँ। अब आप मुझसे इस चैनल पर क्या अपेक्षा रखते हैं? मेरा कोई उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, मैं यहाँ किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं करने वाला, मैं कोई पेड कोर्स नहीं बेचूंगा। चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों की सेवा में जो कुछ वीडियोस मैं बना सकता हूँ, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जिनको की लगता है कि हाँ सर आप इस पर काम करें, जैसे एक बच्ची ने कमेंट में लिखा था कि सर इस 60 दिन की रणनीति पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं आपके लिए बेटा लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपको लगता है कि और कोई वीडियो या और कोई कंटेंट आप अपेक्षित है, देखने के इच्छुक है, तो जरूर कमेंट करें, और कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप उससे करें। वापस मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जो किताबें बताई उनसे बेसिक कंसेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, और कंसिस्टेंसी, इसको तो पिन कर लेना। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, इसको पिन कर लेना, नहीं तो आपका काम पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। इतनी चीजें अगर आप अपने 60 दिन 65 दिन, चलो हमने मार्जिन छोड़ दिया है, कि अगर आप अपने पूरे शेड्यूल में अच्छी तरह कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एमपी सेट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और एमपी सेट क्रैक, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आना ही इस बात का सूचक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, और ये भर्ती संभवतः अप्रैल या मई के महीने में हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा इसमें दूरी अब नहीं है, इसमें बहुत लंबा वक्त अब नहीं है। तो हमको अगर डिप्टी कलेक्टर से ज्यादा ग्रेड पे चाहिए, सुकून वाली, इज्जत वाली गस्टेड ऑफिसर की नौकरी चाहिए, और हमारे सपने पड़े, तो अगले 6 महीने
इसमें 2 महीने सेट के लिए और 4-5 महीने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप मेहनत कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यही पाठ्यक्रम आपको नेट में मिलेगा, तो आप नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो नेट में भी आपको काम आ जाएगा, बस इस लेवल का थोड़ा सा अंतर रहेगा। माइनस मार्किंग वहां भी नहीं है, माइनस मार्किंग यहाँ भी नहीं है। तो मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।